आज की कहानी। नोटबुक आप लेके आए हो राइट? ओके ओके ओके, मजा आएगा। अ, देखो यार, मैं आपको बता देता हूं कि अपन देखो ज्ञान की बातें बहुत ज्यादा करने का टाइम है नहीं, ठीक है। अ, अपने को सिंपली काम करना है, पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है, क्योंकि टाइम अपने पास कम है। बाकी मैं ब्रॉडली पहले आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्रोच क्या रहती है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आजकल अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जेई मेन की अगर बात करें तो जेई मेन में भी अब सही आते हैं, और एडवांस में तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस जो है उसमें अगर बात करें तो वैसे अगर मैं ओवरऑल आपको ओवरव्यू दूं, पहले जेई मेन का ओवरव्यू दे देता हूं। जेई मेन की बात करें तो ये बताइए आप जेई मेन में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? आप 8 से 10, है ना। अगर वो ऑप्शन वाला रहता है तो 10 आएंगे, नहीं तो आप ऑन एन एवरेज मान लो तो 8 क्वेश्चन, राइट। अब ये 10 क्वेश्चन हमारे पास जो है, इन 10 क्वेश्चन का एक बार देख लेते हैं एक बार दिमाग में, क्योंकि देखो एटीपी स्टार में अपन लोग अपना सबका फोकस यही रहता है कि यार अपन बिल्कुल फोकस्ड अप्रोच रहे, अपने को क्लियर हो किस किस चैप्टर से कहां से क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि यार जब समय लिमिटेड होता है तो अपना फोकस बहुत अटमोस्ट होना चाहिए, नहीं तो हम इधर उधर भटकते रहेंगे। तो ये 10 क्वेश्चन जो है, अगर हम बात करें शुरू वाला पार्ट, आईपीएससी, जीओसी एंड आइसोमेरिज्म, ये वाला जो पार्ट है इससे एक या दो क्वेश्चन आता है, मैं ऑनेस्टली बोलूं। आईपीएससी से भी कई बार क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, आजकल आने लग गया है काफी फ्रीक्वेंटली, एक क्वेश्चन आ जाता है। उसके अलावा जीओसी वाला जो पार्ट है उसमें अपना कौन सा आ जाता है? एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। उसके अलावा एरोमेटिसिटी वाला पार्ट भी आता है, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें हैं जिनमें से आता है, पर अगर हम बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वाला पार्ट जो रहता है वो कौन सा पार्ट होता है? रिएक्शन वाला पार्ट। रिएक्शन वाले पार्ट में स्टार्टिंग होती है हाइड्रोकार्बन से, जिसमें मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, ये सब चीजें रहती है। और उसके बाद हेलोजन डेरिवेटिव्स आते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? SN1, SN2, E1, E2, ये सब आता है ना। एरोमेटिक केमिस्ट्री एक अलग से रहता है, एरोमेटिक रिएक्शन जिसमें रहती है डाइजोनियम सॉल्ट हो गया, फिनॉल की रिएक्शंस हो गई, एनिलीन की रिएक्शंस हो गई, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सब, है ना। तो बात कुछ ऐसी है कि ये रिएक्शन वाला पार्ट, यानी ज्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे, 5-6 क्वेश्चन जो आएंगे वो रिएक्शन वाले पार्ट से आएंगे, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग रहता है। एक क्वेश्चन अपना हाइड्रोकार्बन से बनी जाता है, एक क्वेश्चन हेलोजन डेरिवेटिव अल्कोहल ईथर से बन जाता है, एक क्वेश्चन फिनॉल, एनिलीन, इन सब से बन जाता है, एक क्वेश्चन जो हमारी नेम्ड रिएक्शन है, एक क्वेश्चन जो हमारा नेम्ड रिएक्शन है उससे बन जाता है ना। नेम्ड रिएक्शन कौन सी वाली? जैसे एल्डोल हो गया, केनिजारो हो गया, और कौन सा? पर्किन हो गया। पर्किन वैसे जेई मेन में नहीं आता, एडवांस में आता है मेनली, है ना। एल्डोल, केनिजारो, ये सब तो हो ही गया। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, टॉलन फेलिंग, ये पीओसी वाला पार्ट हो गया, है ना। तो अगली चीज अगर हम बात करें तो जो पीओसी वाला पार्ट है, अब 1-2 क्वेश्चन जो बचे हैं वो किससे आते हैं? वो आते हैं पीओसी से, पॉलीमर से, एवरीडे लाइफ एंड बायोमोलिक्यूल। ये जो पूरा पार्ट है इससे 2 क्वेश्चन आजकल आते ही है। और पीओसी में भी 2 पार्ट है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 2 पार्ट है। एक 11th क्लास वाला जो पार्ट रहता है, आपने सुना है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में अगर हम बात करें तो उसके अंदर जिल्डाल मेथड, ड्यूमास मेथड, इस सब से एक क्वेश्चन आने के चांस काफी स्ट्रांग रहते हैं। इवन क्रोमेटोग्राफी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। हाँ, और उसके अलावा टॉलन, फेलिंग, आजकल अगर पीओसी की बात करें तो जो ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंडिंग देखो ट्रेंड होता है एक, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो बायोमोलिक्यूल के कुछ टेस्ट होते हैं। बायोमोलिक्यूल यानी प्रोटीन का टेस्ट हो गया, अपना कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हो गया, है ना। हाँ बिल्कुल, तो वो जो टेस्ट है उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, सेलिविनोव वाला। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इससे आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिख गया है कि भाई पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं। अब आजकल ऐसा नहीं होता कि सारा कुछ रिएक्शन वाले पार्ट से ही क्वेश्चन आ गया, या ऐसा भी नहीं होता कि सारा का सारा बायोमोलिक्यूल पॉलीमर से ही आ गया। नॉर्मली दे ट्राई कि पूरा एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आए, तो सबका अपना अपना रोल है। लेकिन आपने देखा कि 80% अगर बात करें, 70 to 80% अपना रिएक्शन वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले अपन जीओसी, आईपीएससी एंड आइसोमेरिज्म वाला जो पार्ट है इसको हम ढंग से कर लेते हैं, ठीक है ना। और आज हम किससे स्टार्ट करने वाले मैं आपको बता देता हूं। आज हम करेंगे, आज के लेक्चर में अपना फोकस रहेगा, आप पढ़ना शुरू करते हैं, आपको आइडिया लग गया है, ठीक है। आज का जो फोकस रहेगा वो रहेगा अपना डिग्री क्या होती है, कितने प्रकार के कार्बन, कुछ कुछ बेसिक्स आपको बताए गए हैं, मैं मानता हूं उसी कारण अंकुर सर ने आपको बताए होंगे, है ना। और आई थिंक आपको समझ में बढ़िया ही आया होगा, ठीक है ना। तो पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो बेसिक्स, लेकिन मैं एज्यूम नहीं करूंगा कि आपको सब बताया हुआ है।
अपन लेकिन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे और बेसिक में एक बार दोबारा तो बता ही दूंगा, है ना। उससे क्या होगा, आप फास्ट कर पाओगे, उसका फायदा यही था बेसिक्स का, ताकि आप फास्ट समझ पाओ, है ना, ज्यादा क्वेश्चन कर पाओ। तो डिग्री, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्वेश्चंस ये सब करेंगे, और स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो सब बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, है ना। तो चलिए जी, हेडिंग लगाओ, स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट, लेके प्रभु का नाम। सबसे पहले अपन देखते हैं, लिखिए डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अच्छा, लाइव स्टार्ट हो गया, चेक कर लिया, सब स्टार्ट है वहां से? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब टेक्निकली सब ठीक ठाक है, ओके ओके, चलो जी। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग, जैसे अभी आपको पता होगा ना, ये क्लास लाइव भी चल रही होती है ना। तो इसमें जैसे अभी वो बच्चे भी देख रहे हैं वहां से, है ना, तो इसमें क्या रहता है कि जैसे इंटरेक्शन यहाँ पे होता रहता है ना, तो उनको मेरे को लगता है कि एक फील आती है कि काश हम यहाँ पे भी होते। तो इस कारण अब बात तो जैसे आपसे हो रही होती है, लेकिन लगातार उनका ये रहता है कि सर हमसे बात नहीं करते, है ना। लेकिन अब क्या करें, दोनों तरफ इंटरेक्शन करना तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि क्लास तो, इसीलिए मैं ऑनलाइन वालों आपसे ये बोलना चाहूंगा, मतलब इन सब स्टूडेंट से, कि भाई जो यहाँ पे इंटरेक्शन आप फील करोगे, आप क्लास में बैठे हो, राइट, तो एक ही बात है ना, आपको डायरेक्टली यहाँ से क्लासेस मिल रही है, तो चिल रहो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी क्लास के एंड में एक बार डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ, जैसे सब लोग यहाँ बना रहे हैं। अच्छा, तो अब शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट, ठीक है। तो यार देखो, सबसे पहली चीज अपन ने बात करी डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरह का कंपाउंड है, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, इसमें अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, दोनों चीजें इसके अंदर है, ठीक है। अब मैं सीधा बता रहा हूं, सबसे पहले डिग्री की अपन बात कर रहे हैं। डिग्री का मतलब होता है टाइप, कितने प्रकार के कार्बन, कितने प्रकार के हाइड्रोजन। तो कई बार ये टर्म बार बार यूज होती है, एक्चुअली इसका यूज इतना ही है। वैसे डायरेक्टली इससे क्वेश्चन ये होता है ना कि एकदम डिग्री बताओ, इस तरह का क्वेश्चन कभी आता नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका यूज आता है, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये टर्म बहुत बार यूज होते हैं, तो ये टर्म आपको पता होने चाहिए, मेन बात ये है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे ये जो है ना, ये 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है, ये वाला जो है ये हमारे पास 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ये वाला, ये क्या है, 3 डिग्री कार्बन है, ये वाला कौन सा है, 2 डिग्री, ये वाला कौन सा है, 4 डिग्री, और ये सारे के सारे क्या है, 1 डिग्री, है ना। अब बात कुछ ऐसी है, अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं, कि यहाँ पे जो डिग्री आपको दिखाई दे रही है, ये किस चीज पे निर्भर करती है, तो कार्बन की डिग्री डिपेंड करती है कि वो पर्टिकुलर कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है। दोबारा बता रहा हूं, डिग्री ऑफ कार्बन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन टू विच दैट कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड। वो एक कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो, ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 से, तो भाई इसकी डिग्री क्या हुई। यहाँ पे देखो, ये कार्बन कितने से जुड़ा है, तो डिग्री क्या हुई। ये कितने से जुड़ा है, तो डिग्री क्या हुई। ये कितने से जुड़ा है, ये कितने से जुड़ा है, ये कितने से जुड़ा है, बस। तो डिग्री ऑफ कार्बन डिपेंड्स ऑन द डिग्री, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कार्बन टू विच इट इज डायरेक्टली अटैच्ड, बस लिख लो। डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन डिपेंड्स degree of carbon depends on the number of carbon, depends on the number of carbon to which a given carbon is directly attached, depends on the number of carbon to which it is directly attached, to which it is directly attached, है ना। for example 4 degree carbon, for example 4 डिग्री कार्बन इज अटैच टू 4 कार्बन्स। भाई 4 है तो 4 से जुड़ा है, 3 डिग्री है तो 3 से, 2 डिग्री है तो 2 से, सिंपल सी बात है ना। तो ये प्राइमरी। अब इसमें जो डिग्री वाला टर्म है, जैसे 1 डिग्री है, 1 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी। 2 डिग्री को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, ठीक है, साथ साथ बोलते रहना ऐसे ही। 3 डिग्री को क्या बोलते हैं, और 4 डिग्री को क्वार्टरनरी, है ना। तो 4 डिग्री को क्वार्टरनरी बोलते हैं,
और 3 डिग्री को टर्शरी बोलते हैं। तो इस शब्द जो होता है ना टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये यूज आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन इनसे नहीं बनता। तो इसमें ऐसा नहीं कि अपन इसी के क्वेश्चन करते रहे, कोई मतलब नहीं है, बस फंडा अपने को पता लगना चाहिए कि हाँ ये कार्बन किस किस तरह का है। अब हम इसमें अगर हम बात करें, जैसे मान लो हमारे पास है कुछ ऐसा, अब ये काफी खूबसूरत सा मॉलिक्यूल जो अपने को दिखाई दे रहा है, इसका नाम जानते हो, क्या बोलते हैं इसका? हाँ, ये प्यारा, हमारा प्यारा टोलू, इसको बोलते हैं टॉल्यूइन। क्या होता है ये? टॉल्यूइन। अब टॉल्यूइन में अगर हम देखें कितने कार्बन आ रहे हैं? 7। अब 7 कार्बन में अगर डिग्री की बात करें तो भाई इसकी डिग्री बोलो, अरे बोलो, इसकी भी क्या रहेगी? इसकी क्या रहेगी? 3 रहेगी, और यहाँ पे क्या रहेगी? 2 रहेगी, है ना। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से, है ना, और ये भी 2 से जुड़ा हुआ है। ये वाला पर्टिकुलर देखो कितने जुड़ा है? 3 से, 1 2 3, और ये वाला क्या है? 1 डिग्री, ये 1 से जुड़ा है बस। यानी यहाँ पे डिग्री का पाई बॉन्ड से कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, उससे मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतनी सी बात से है कि भाई ये कितने कार्बन से जुड़ा है, बस इतनी सी बात, ठीक है ना। उसके बाद अब इसके साथ साथ हाइड्रोजन की बात भी कर लेते हैं। कई बार बात आ जाती है कि हाइड्रोजन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। तो भाई हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन को प्यार से मैं आपको बताता हूँ छोटू बोलता हूँ मैं, हाइड्रोजन को प्यार से छोटू बोलते हैं, सबसे छोटा एटम है ना अपना वो, तो उसको छोटू बोलते हैं प्यार से, है ना। तो जो छोटू है उसका खुद का कोई वजूद नहीं है, उसके डैडी जी कौन है? कार्बन, यानी कार्बन से वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की जो डिग्री है इट इज सेम एज द कार्बन, जिस कार्बन से वो जुड़ा है उस कार्बन की जो डिग्री है वही हाइड्रोजन की होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं बताओ भाई? 3, ये तो पता होगा भाई। कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4। तो अगर यहाँ पे 1 बॉन्ड दिखा रहा है तो बचे हुए किसके होंगे? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन है उनकी डिग्री इज सेम एज दिस, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1, है ना। तो सिंपल है। तो हाइड्रोजन की डिग्री जो होती है वो निर्भर करती है किस चीज पे? हाँ, इट इज सेम एज द डिग्री ऑफ कार्बन। तो लिख लो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज सेम एज degree of hydrogen is same as degree of hydrogen is same as degree of carbon to which it is directly attached, is same as degree of carbon to which it is directly attached। देखो भाई नोट्स वगैरह बढ़िया से सभी को बनाने हैं, है ना। देखो क्या होता है, यही टीचिंग मेथोडोलॉजी और फंडा रहता है, कोटा में यही रहता है, ठीक है। बहुत जगह क्या होता है कि नोट्स दे दिए जाते हैं, बच्चा बैठा बस आराम से। अब ये बताओ बैठे बैठे वो क्या करेगा? बस ऐसे ही देखता रहेगा, ऐसे देखता रहेगा। अगर वो इन्वॉल्व पूरा नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, अगर वो पूरा, आप फोकस इधर ही करो, ठीक है, ये चलता रहता है। तो अगर हम बात करें तो आपका फोकस जो है इससे बढ़ता है, राइट, क्योंकि जैसे बोला लिखा तो इससे लगातार आपका फोकस मेंटेन रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नोट्स मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आधी चीज तो क्लास में ही हो जाती है। ये मान लो जैसे अभी क्लास में है, अपन ने क्वेश्चन किए, कुछ क्वेश्चन आप भी करोगे, तो उससे क्या होगा, क्लास में लिखते रहोगे, बस काफी कुछ क्लास का फायदा हो जाएगा। यानी मान लो सेल्फ स्टडी आपकी आधी तो यहीं पे हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्लास में आपका फोकस मस्त होना बहुत जरूरी है। हाँ भाई इधर चुन्न, फोकस, ध्यान रखो। चुन्नू में से मैं प्यार से बोलता हूँ बच्चों को, है ना, तो पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, ठीक है। इसकी एक कहानी है, कभी आराम से बताऊंगा, टाइम मिलेगा, ठीक है, कि चुन्नू शब्द कहां से आया बताऊंगा, है ना। तो फोकस करना बहुत जरूरी है क्लास में, है ना। और शुरू में थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन अब तो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, ठीक है। और उसके लिए वही बात है, आपका रूटीन सही होना चाहिए, बॉडी परफेक्टली हेल्दी रहनी चाहिए, ताकि आपका पूरा क्लास में फोकस एंड तक सही से रहे, तभी तो मन लगेगा ना। नहीं तो क्लास में अपन देख रहे हैं, अपना ध्यान कहीं और चल रहा है, ठीक है। तो ये वाली बात है, तो इसलिए अटेंटिव रहना बहुत जरूरी है। और उसमें क्लास में सभी लोग देखो क्या ना, अपने टीचर्स सारे के सारे अपन ने इस तरह से, मतलब टीचर्स जो साथ में है एटीपी स्टार में, एवरीबॉडी सब मस्त है, ठीक है, बिंदास है। तो इसलिए क्या है कि आपको सिर पे ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बोझ है, आपको मजे से एंजॉय करते हुए पढ़ते रहना, दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहां पे आपने देखा कि हाइड्रोजन की डिग्री जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? कार्बन पे। अब सवाल ये है कि मान लो, जैसे मान लो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये जो है इसको क्या बोलते हैं? क्या बात है चुन्नू, बड़ा पसंद है तुम्हें इथेनॉल, बेवड़ों की पहली पसंद, आन बान और शान, है ना, इथेनॉल। अब इथेनॉल की अगर हम बात करते हैं तो इथेनॉल यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये तो कार्बन से जुड़ा ही नहीं, तो बेचारा ये अनाथ है, इसकी कोई पहचान नहीं है। मतलब हाइड्रोजन की डिग्री अगर वो कार्बन से जुड़ा नहीं है तो डिफाइंड ही नहीं है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज ओनली डिफाइंड विद कार्बन, ठीक है। तो लिख लो, इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू
if hydrogen is attached to if hydrogen is attached to atom other than carbon, hydrogen is attached to atom other than carbon, then degree is not defined. Then degree is not defined. Then degree is not defined. ठीक है? हाँ भाई, अब जल्दी से मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं. जैसे यहाँ पे जो ये है, इन सब में क्या करना है आपको? कार्बन्स को लेबल कर दो और कितने इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन है, कितने 2 डिग्री है, वो काउंट कर लो जल्दी से, है ना? तो काउंट द नंबर ऑफ, मतलब कार्बन्स को आप यहाँ पे लिख लो, कौन से किसकी क्या डिग्री है, यहाँ पे क्या डिग्री है, प्लस हाइड्रोजन का भी देख लो, है ना? शुरू करते जाओ, लिखते जाओ. जो जो एग्जाम्पल है वो साथ साथ नोट करो. स्पीड तो अच्छी रखनी पड़ेगी आपको. क्या चीज? आपको डिग्री बतानी है और नंबर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन, वो सब बताना है. हाँ जी, देखो यार, टाइम इतना ही मिलेगा, ठीक है ना? देखो यार, सबसे पहले ये हाइड्रोजन तो बेचारा अनाथ है, ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है. अभी बताओ, ये जो कार्बन है इसका डिग्री 2 होगा, 1 होगा? 1 होगा, क्योंकि ये जुड़ा एक ही कार्बन से है. यहां पे तो ऑक्सीजन हो गया ना, तो यहां पे अगर हम बात करें तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1. ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा है. अब इस पे जो हाइड्रोजन है उनकी डिग्री सेम है, तो यानी यहां पे सिर्फ कौन से हाइड्रोजन है? 1 डिग्री. यहां पे कितने आ रहे? 3. यहां पे कितने आ रहे? 2. कितने हो जाए? 5. तो 5 1 डिग्री हाइड्रोजन. सिंपल सी बात है ना? इसके बाद अगली बात, अच्छा एक बात बताओ, 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल होगा क्या? क्योंकि 4 डिग्री हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए? 4 डिग्री कार्बन से. पर अगर कार्बन ऑलरेडी 4 कार्बन से जुड़ा है तो भाई 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है क्या? वो कार्बन की कोवेलेंसी कितनी होती है? 4. 4 होती है ना. 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, वो मर जाएगा. 4 से ज्यादा बनाएगा, वो काश से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, इतने भी ऑर्बिटल उसमें नहीं होते, ठीक है ना? यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो कार्बन है इसकी डिग्री क्या है? 4. यहां पे क्या रही? यहां पे क्या आएगी? यहां पे क्या आएगी? यहां पे 1. ठीक है, तो डिग्री तो क्लियर है. अब ये बताओ, यहां पे क्या कोई हाइड्रोजन होगा? ठीक है ना? अब बात करते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन की. तो 1 डिग्री हाइड्रोजन यहां पे कितने आ रहे हैं? यहां पे 2 इधर है, 2 इधर है. देखो यहां पे डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, है ना? तो 2 बॉन्ड कार्बन के दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे वो किसके होंगे? हाइड्रोजन के. तो यहां पे 2 है, 2 यहां पे, 2 यहां पे, 2 यहां पे, कितने हो गए? 8. ठीक है. इसके बाद 2 डिग्री की अगर बात करें तो कितने आएंगे? 4. यहां पे 3 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं इस कार्बन के आसपास, 2 यहां, 1 यहां, तो एक बचा किसका होगा? हाइड्रोजन. सिंपल सी बात है. तो देखो बिल्कुल बेसिक से अपन आगे जाते जाएंगे, लेवल बढ़ता जाएगा, राइट? अभी तो बिल्कुल बेसिक चीज कर रहे हैं. इसके बाद तो इसमें अपन ने देख लिया. अब ये बताओ, ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है इसका कॉमन नेम किसी को पता है क्या? कॉमन नेम, क्योंकि कॉमन नेम देखो कई बार आ जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं. तो कॉमन नेम्स का अपन काफी यूज करेंगे क्लासेस में, क्योंकि जितना यूज करेंगे आप उतना ही कंफर्टेबल होगे. नहीं तो याद ही नहीं रहते ना. कॉमन नेम हमारे लिए कॉमन होते ही नहीं. बहुत बार कॉमन नेम बोलते हैं कि कॉमन नेम है, हमारे लिए तो भाई बिल्कुल अनकॉमन है. तो वो वाली बात है. तो ये जो नाम है, इसका नाम किसी को पता है? इधर एनीबॉडी? नहीं पता? किसी को भी नहीं? अच्छा, इसका नाम होता है, इसका नाम एक बहुत फेमस फुटबॉलर जो है उससे कनेक्टेड है, मेसिटाइलिन. मेसिटिलीन, है ना? इसको मेसिटिलीन बोल दो या मेसिटाइलिन बोल दो, जो भी बोलना बोल दो, प्रोनाउंसिएशन के नंबर नहीं मिलेंगे. तो यहां पे इसका नाम है मेसिटिलीन. मेसिटिलीन बहुत फेमस है. अच्छा, अगर यहीं पे मान लो 2 मिथाइल हो 3 की बजाय, तो उसको क्या बोलते हैं? जाइलिन. क्या बोलते हैं? जाइलिन. और अगर एक ही हो तो क्या होता है? टॉल्वीन. तो टॉल्वीन, जाइलिन, मेसिटिलीन. बोलो सभी, टॉल्वीन. बस, तो ये क्लियर होने चाहिए. ऐसे क्या होता है क्लास में, ये चीज एकदम रिकॉल कर जाती है. जब एग्जाम होता है ना, एग्जाम जब चल रहा होता है तो उस समय बाय द वे क्वेश्चन आ गया और एकदम क्लास की हो रही हो तो क्लास में था, तो इसलिए हर चीज इंपॉर्टेंट है.
तो यहां पे मेसेटिलीन में अगर हम बात करें तो भाई कार्बन यहां पे ये जो है ना, ये तीनों के तीनों ये है हमारे 3 डिग्री, है ना भाई। ये जो 3 है ये कौन से हैं, 2 डिग्री, और बाकी 3 क्या है? हाँ, अब ये बताओ, ये जो गोला लगा है, ये जो गोला है, इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को? पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? रेजोनेंस। तो भाई इसको अगर मैं यहां पे एक बार बना लेता हूं, तो यहां पे मान लो मैंने ऐसे बना लिया इसको, और ये कुछ ऐसा कर लिया, है ना। अब ये बताओ, क्या ये जो 3 कार्बन है, क्या यहां पे हाइड्रोजन है क्या? बोलो। नहीं है भाई, नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर बात करें, कितने? 3 है ना। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन। क्या होंगे? 1 डिग्री। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो रहे? 9। कितने हो रहे? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां पे कितना है? 2 डिग्री हाइड्रोजन। क्या है यहां पे? यहां पे क्या है? हाँ, यहां पे भी 2 डिग्री। बस हो गया, डन है, क्लियर है। तो भाई यहां पे डिग्री तो आपको पता लग गया, और मतलब बहुत ही सिंपल सी बात है, इससे क्वेश्चन वैसे नहीं आता है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड फास्ट। अगली बात जो है वो है डिग्री ऑफ एल्कोहल। डिग्री ऑफ एल्कोहल, देखो यार, एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, है ना, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। क्या क्या होता है चुन्नो? बियर, वोडका, क्या क्या होता है? देखो यहां पे अगर हम बात करें, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि अल्कोहल की डिग्री डिपेंड करती है, अल्कोहल की डिग्री भी डिपेंड करती है कार्बन पे, जिससे वो डायरेक्टली जुड़ा है। तो यहां पे जो ये OH है, ये किससे जुड़ा हुआ है? हाँ, तो इसकी डिग्री क्या हुई? 1 डिग्री। यानी ये पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर 1 डिग्री अल्कोहल बी है। उसके अलावा ये जो है, ये क्या हुआ? 2 डिग्री, और ये क्या हुआ? 3 डिग्री। अब ये बताओ, 4 डिग्री अल्कोहल पॉसिबल है क्या? भाई कैसे? 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है, तो 4 डिग्री अल्कोहल पॉसिबल नहीं है। तो डिग्री ऑफ अल्कोहल डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ कार्बन टू विच इट इज डायरेक्टली अटैच्ड। तो लिख लो सिंपल, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्कोहल डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ अल्कोहल depends on the degree of carbon to which it is directly attached. Depends on the degree of alcohol, depends on the degree of carbon to which it is directly attached. ठीक है भाई, चलो यार अगली बात करते हैं। यहां पे अगर हम बात करें, ध्यान से देखो सभी के सभी, ये जो दिखाई दे रहा है आपको महाशय, इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है। साथ साथ इनको मतलब लिखते रह सकते हो, चलता रह सकता है, ठीक है ना। मतलब क्योंकि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी आपको साथ साथ एग्जाम्पल लिखने हैं, यानी कि सिर्फ थ्योरी लिखी, राइट। फिर साथ में अगर एग्जाम्पल नहीं होंगे तो फिर समझोगे कैसे, रिवाइज कैसे करोगे? तो ये साथ साथ आपके होने चाहिए, ठीक है ना। और यही सेम काम ऑनलाइन वालों को भी करना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भाई ये जो है पहली चीज, ये दिखने में लग रहा है, क्या लग रहा है? 2 डिग्री अल्कोहल लग रहा है, पर ये 2 डिग्री अल्कोहल नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? फिनॉल। तो अगर बेंजीन से OH डायरेक्टली जुड़ा है तो ये फिनॉल माना जाता है, और फिनॉल और नॉर्मल अल्कोहल अलग ग्रुप माने जाते हैं, क्योंकि फिनॉल की जो प्रॉपर्टी होती है वो नॉर्मल अल्कोहल से काफी अलग होती है। फिनॉल के कई सारे टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट होते हैं, और भी कई सारे टेस्ट होते हैं फिनॉल के, जो फिनॉल ही देता है, नॉर्मल अल्कोहल नहीं देता। नॉर्मल अल्कोहल के अलग टेस्ट रहते हैं, लुकास टेस्ट रहता है, विक्टर मेयर टेस्ट वगैरह रहता है, तो अलग अलग फंडे रहते हैं, है ना। तो इस बात को आप लिख लो, फिनॉल इज ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फिनॉल इज ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है जी, फिनॉल इज ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। चलो यार ये बात हो गई। तो नहीं, अगर कोई पूछे आपसे कि यहाँ पे कितने फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे एक नहीं है, कितने? 2। एक तो एल्कोहल और दूसरा कौन सा है? हाँ, तो यहाँ पे 2 हो गए, एक नहीं है, इसमें 2 है, ठीक है। इसके अलावा ये तो सिंपल सी बात है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो ये है, ये क्या है? टर्शरी, ये क्या है? सेकेंडरी, और ये क्या है? प्राइमरी। तो बस सिंपल सी बात है। तो यानी अभी तक सारा खेल अगर हम देखें तो कार्बन का है। कार्बन की जो डिग्री होगी वही हाइड्रोजन की होगी, और वही डिग्री किसकी होगी? अल्कोहल की। सारा कार्बन का खेल है।
है ना। और जैसे कि मैंने बताया, अच्छा एक और बात थी, एक और छोटी सी बात थी जो अपने यहाँ थोड़ा मिस हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास CH4 है ना। अब CH4 में जो एक कार्बन है, ये कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है ना, तो क्या इसको 0 डिग्री बोलेंगे? नहीं, तो भी इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी, तो भी 1 डिग्री माना जाएगा। यानी इवन इफ कार्बन इज नॉट कनेक्टेड टू एनी कार्बन, तो भी उसको 1 माना जाता है, क्योंकि 1 से पहले कुछ नहीं है। प्राइमरी का मतलब बेसिक लेवल, बेसिक लेवल का मतलब क्या है कि भाई स्टार्टिंग जहां से हो रही है, तो 0 का कोई लेवल नहीं है, 1 डिग्री से ही स्टार्ट होता है। तो चाहे उसमें एक कार्बन जुड़ा है, चाहे उसमें 0 जुड़ा है, तो भी यही होगा। यानी यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो भी क्या होंगे? प्राइमरी। ये सारे 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो ये पॉइंट था, मिस हो गया था। तो ये हो गया डिग्री ऑफ एल्कोहल। देखो यार, अब चलते हैं जिंदगी में आगे। डिग्री ऑफ एल्कोहल से नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो वो हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ अमाइंस। तो लिखो जल्दी से, डिग्री ऑफ अमाइंस। ये इंपॉर्टेंट है वैसे थोड़ा सा रिलेटिवली, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, हल्का सा। डिग्री ऑफ अमाइंस, नोट कर लेना साथ साथ, फिर इसमें अपन बात करते हैं कि क्या खेल है। देखिए एवरीवन, यहां पे अगर हम बात करते हैं, तो यहां पे कार्बन वाला फंडा नहीं है। यानी यहां पे कार्बन की डिग्री पे डिपेंड नहीं करता, यहां पे ये डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ा है। जैसे यहां पे अगर हम बात करें, तो ये नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है। मतलब जो शुरू ओरिजिनली जो हुआ था ना, कि कार्बन की डिग्री किस पे डिपेंड कर रही थी? कि वो कितने कार्बन से जुड़ा है। तो यहां पे जो अमाइन की डिग्री है वो डिपेंड कर रही है कि वो कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है। तो भाई यहां पे जैसे किससे जुड़ा है? 1 से, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1। ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करें, तो यहां पे कितने से जुड़ा है? 2 से, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2। यहां पे कितने जुड़ा है? 3 से, तो डिग्री क्या होगी? 3। तो नाइट्रोजन, तो यहां पे अमाइन की जो डिग्री है, अमाइन की डिग्री वो डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ कार्बन टू विच इट इज डायरेक्टली अटैच्ड। तो लिख लो, इट डिपेंड्स ऑन number of carbon, it depends on number of carbon to which it is directly attached. It depends on number of carbon to which it is directly attached. सिंपल है ना। अब सवाल ये है, वैसे सोचने वाली बात है कि भाई ऐसा हुआ क्यों? यहां पे एल्कोहल में अलग, यहां अमाइन में अलग, अजीब बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, क्या लगता है आपको? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? हाँ बताओ, खड़े हो जाओ, हिंदी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, अलग अलग हो गई। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्ट रीजन यही है कि भाई यहां पे हो सकता है एक तरफ 2 डिग्री कार्बन हो, एक तरफ 1 हो, तो ऐसे केस में किसको चूज करेंगे? तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पे वो रास्ता अपनाना पॉसिबल ही नहीं था, इसीलिए यहां चेंज हुआ। यानी मतलब ये रटने वाली बात नहीं है, लॉजिकल सी बात है कि भाई वो पुराने वाला जो रूल है वो यहां पे लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते, चाह के भी अपनी चाहत पूरी नहीं हो पाई, तो फायदा क्या? तो यहां पे ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। ठीक है भाई, तो एल्कोहल से कंपेयर मत करो, अलग चीज है ये। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे मान लो नाइट्रोजन है और उसमें 4 बॉन्ड बने हुए हैं और यहां पे प्लस है। अब ये बनता कैसे? अगर हम इसकी बात करें, तो यहां पे नाइट्रोजन के पास क्या अवेलेबल होता है? लोन पेयर। क्या होता है? हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन नॉर्मली क्या कोवेलेंसी उसकी होती है? नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है? 3। लेकिन अगर अपने लोन पेयर को भी वो शेयर कर ले, तो उससे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट, क्योंकि वो खुद शेयर कर रहा है ना। तो भाई बात ये, तब इस पे प्लस साइन आता है। ये छोटी छोटी बातें, लेकिन मैं बता रहा हूं इसी में अटकते थे। जैसे जब मैंने भी ड्रॉप किया था, मैं बता रहा हूं, मेरा आयरनी की बात है, पर मेरा केमिस्ट्री वीक था उस समय, केमिस्ट्री वीक था। तो क्या होता है, कई बार आपकी जो कमजोरी होती है ना, उसी को आप स्ट्रेंथ बना लेते हो। और मेरा ठीक ठाक प्रूफ हो गया इसमें, क्योंकि पूरी जिंदगी, करियर, सब कुछ इसी पे चला गया। और जो सबसे बड़ी कमजोरी थी, तो जब 2005 में आईआईटी मैंने दिया था, तो उस समय स्क्रीनिंग और वो होता था, स्क्रीनिंग और मेंस।
आईआईटी मेंस और आईआईटी स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग हो गया था, मेंस में मेरे कुछ मार्क्स कम रह गए थे, 4 नंबर कम रह गए थे जो सिलेक्शन से, 81 कट ऑफ था आउट ऑफ 180, सब्जेक्टिव पेपर था और ऐसा था। और उसका सबसे फंडामेंटल रीजन क्या था कि उस साल केमिस्ट्री का पेपर बहुत पपलू आ गया, और जब आसान पेपर आ गया तो उसमें जो कोटा के स्टूडेंट्स थे उन्होंने तो मचा दिया। कोटा में केमिस्ट्री का सबसे बड़ा बोलबाला रहता है, बाकी तो खैर फिजिक्स मैथ्स तो है ही अच्छा, लेकिन केमिस्ट्री स्पेसिफिकली थोड़ा डीप में रहती है, राइट। तो आपको धीरे धीरे फील आ भी जाएगी, बहुत मजा आएगा आपको। तो फिर नेक्स्ट ईयर फिर ड्रॉप करना पड़ा मुझे उसके बाद कि भाई चांस तो मुझे लेना है, मुझे करना है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही सवाल आया कि यार अगर मैं चांस नहीं लेता तो क्या मुझे आगे रिग्रेट होगा, क्योंकि मुझे काफी सारे कॉलेजेस मिल रहे थे, अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल रहे थे मुझे, जैसे मुझे एनआईटीज मिल रही थी, है ना, एनआईटीज मिल रही थी, बिट्स मिल रहा था। तो फिर लेकिन मेरे दिमाग में था कि आईआईटी में जाना है, राइट, मतलब मेरे दिमाग में उस तरह का था क्रेज। तो उसके बेसिस पे प्लान किया कि यार करना है, रिग्रेट नहीं हो, बाद में नहीं करना है, रिग्रेट कभी बाद में रहेगा कि यार काश मैं कर लेता, काश मैं सोच लेता, तो इससे बढ़िया ट्राई कर लो बेस्ट। और फिर एक दिमाग में जो फंडामेंटल ड्रॉपर्स में जो फियर रहता है ना, एक फंडामेंटल फियर रहता है जब हम चांस लेते हैं ना किस चीज के लिए, लाइफ, इट्स नॉट अबाउट ड्रॉपर्स, इट्स अबाउट लाइफ में जो भी हम चांस लेंगे ना एक और, तो हमेशा डर रहता है कि यार कहीं हम हार गए तो, कहीं वो जो हम करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिला तो। ये शुरू में ही आया था, जब चांस लेने से पहले ही आया था ये सवाल, और इस सवाल का जवाब मुझे बहुत क्लियर मिल गया कि यार मैंने सही में सोचा खुद से कि यार ये तो बेवकूफी है ना, अगर मैं आज यहां स्टैंड कर रहा हूं और अगर मैं सही तैयारी करूंगा, पहले से बेटर करूंगा, तो मैं यहां से यहीं जाऊंगा ना। यानी अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हम सही से विदाउट डिस्ट्रैक्शन लगातार पढ़ते रहते हैं और काम करते रहते हैं तो आगे बढ़ना तय है। अगर हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, जिन स्टूडेंट्स का ड्रॉप करने के बाद भी सही सिलेक्शन नहीं होता, उनका एकमात्र रीजन है कि वो कमी रहती है पढ़ाई में, पढ़ते नहीं है, क्लास ठीक से अटेंड नहीं करते, बैकलॉग रखते हैं और फिर से वही मक्कारी करते हैं जो 12वीं में करी थी, तब ऐसा होता है। समझ रहे हो क्या? यानी अगर वही गलतियां करी जो पहले थी तो वही रिजल्ट आएगा जो पहले था, सिंपल है। और एक बात मैं हमेशा ही बोलता हूं कि इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग न्यू यू हैव टू डू समथिंग न्यू, यानी कुछ नया अगर करना है तो आपको अप्रोच तो बदलनी पड़ेगी, ये बात है। तो ये सब क्लैरिटी आपके होनी चाहिए सभी के। हाँ भाई, तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये नाइट्रोजन यहां पे कितने कार्बन से जुड़ा है? 4 से। तो ये अमाइन नहीं होता, ये सॉल्ट बन जाता है, क्योंकि यहां पे प्लस है, कैटायन है, तो कैटायन के साथ एक क्या होगा, एनायन भी कुछ ना कुछ होगा, है ना, तो इस कारण इसको सॉल्ट बोल देते हैं। तो इसका नाम होता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, मतलब ये नाइट्रोजन का एक सॉल्ट है, तो एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, 4 डिग्री सॉल्ट है, अमाइन नहीं है ये, है ना। तो ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ओके। अच्छा, अब देखो, तो ये सब तो हो गया, डिग्री आपको पता लगे कि इसमें किसमें क्या रहता है। अमाइंस की डिग्री काफी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें मैं एक फंडा बताना चाहूंगा आपको कि जैसे मान लो हमारे पास आ गया है कुछ ऐसा, कैसा, ऐसा। अब देखो यहां पे अगर हम देखें तो नाइट्रोजन यहां पे एक्चुअली क्या है ना, ये अमाइन है ही नहीं। अमाइन में क्या होता है, अमाइन में नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड नहीं रहता, नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड आने से ये अमाइन की बजाय बन जाता है इमाइन। मैं बता देता हूं आपको क्या बनता है, इमाइन। तो भाई यहां पे इट इज नॉट अमाइन, यहां पे जो डिग्री होगी वो एक्चुअली अमाइन की बजाय नाइट्रोजन की हो गई, ठीक है ना, या इमाइन भी बोल सकते हैं। तो इट इज 2 डिग्री इमाइन, 1 डिग्री नहीं है, ये 2 डिग्री है, वो तो दिख रहा है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन से मैंने नहीं बोला, जैसे इसमें एक दूसरा ट्रिक रहता है, फंडा ही रहता है कि हाँ यहां पे हाइड्रोजन चेक कर लो कि जब हाइड्रोजन इसमें एक भी नहीं है तो डिग्री ये हो गई, तो लेकिन उसको यहां फॉल्टर कर जाता है, दिक्कत आ जाती है। पर हाँ ये अमाइन नहीं है, ये नाइट्रोजन है। लेकिन अगेन इन सब छोटी छोटी चीजों से तो क्वेश्चन नहीं आते, पर आपको आई थिंक अब क्लैरिटी तो आ गई होगी कि फिनॉल क्या है, अल्कोहल क्या है, डिग्री ऑफ कार्बन क्या है, हाइड्रोजन क्या है, डिग्री ऑफ अमाइन क्या है, राइट। अब चलते हैं आगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज के लेक्चर से भी ये मान लो एक क्वेश्चन आने के चांस जेई में होंगे, हर लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, चांसेस होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो जेई मेन की बात करें, देखो जेई एडवांस में तो मिक्स क्वेश्चन आते हैं, स्पेसिफिक कंसेप्ट से तो कभी कभी क्वेश्चन आएंगे, है ना। एक क्वेश्चन काफी कॉमन है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन बहुत बार आता है और बहुत एग्जाम्स में आता है। सिंपली कार्बन की, कई जगह तो टॉपिक भी मेंशन होता है सिलेबस में, डिग्री ऑफ कार्बन, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। तो हाइब्रिडाइजेशन शायद आपको बताया होगा, लेकिन स्टिल अपन एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन वाले, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं काफी, है ना। और फिर अपन बात करेंगे
डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो सभी लिख लो। कैलकुलेशन ऑफ कार्बन हाइब्रिडाइजेशन, कैलकुलेशन ऑफ कार्बन हाइब्रिडाइजेशन। हाँ जी, देखिए यहां पे अगर हम बात करते हैं तो यहां से शुरू करते हैं सीधा। हाइब्रिडाइजेशन जो होती है कार्बन की वो तीन हो सकती है, आइदर इट कैन बी sp, या वो क्या हो सकती है sp2, या क्या हो सकती है sp3। अब ये sp2 sp3 इस सब का मतलब ब्रॉडली देखो, बहुत डीप में हाइब्रिडाइजेशन में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसका मतलब होता है मल्टीपल ऑर्बिटल मिक्स करते हैं। जैसे sp3 की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या है, एक s ऑर्बिटल और बाकी तीन क्या होते हैं p। हाँ, एक s और तीन p, ये आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और मिक्स होने के बाद अपने को हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहां पे अगर सीधा ट्रिक की बात करें, डायरेक्ट काम करते हैं कि भाई कैसे होगा। तो यहां पे जैसे इस कार्बन को आपने देखा, तो इस कार्बन के आसपास देखो क्या कोई पाई बॉन्ड है। अगर आपने देखा यहां पे इसके आसपास, यानी जितने भी बॉन्ड इसने बनाए हैं उसमें सारे के सारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड, कोई भी पाई बॉन्ड यहां नहीं है। पाई बॉन्ड कौन सा होता है, डबल एंड ट्रिपल। डबल बॉन्ड में कितना पाई बॉन्ड होता है, एक। ट्रिपल में कितने होते हैं, दो। बस ये बेसिक पता होना चाहिए। तो भाई यहां पे इसके आसपास कुछ भी नहीं है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3। अब इसके बाद अगले कार्बन की बात करते हैं, ये वाला कार्बन। अब देखो इस कार्बन के आसपास अगर आपको माहौल देखना है तो आप सर्कल लगा लो। एक तरीका होता है बेसिक्स में अगर बात करें, सर्कल लगा के आपको दिख जाता है कि इसके आसपास माहौल क्या है। तो भाई इसके आसपास कितने पाई बॉन्ड आ रहे हैं, बोलो दो। कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, तो यहाँ पे sp होगा, क्या होगा, sp। ठीक है, अब यहाँ पे इस कार्बन के आसपास दो आ रहे हैं तो क्या होगा, sp। इसके बाद यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, एक आ रहा है, तो क्या होगा, sp2। बस अब यहाँ पे देखो इस कार्बन के आसपास कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं तो क्या होगा, sp। इसके बाद यहाँ पे देखो इसके आसपास कितना आ रहा है, एक आ रहा है तो क्या होगा, sp2। बस हो गया खेल। तो यानी सिंपल डायरेक्ट ट्रिक है। वैसे तो खैर पूरा कैलकुलेशन का तरीका होता है कि सेंट्रल एटम के आसपास अपने को सिग्मा बॉन्ड चेक करने हैं, पर लेकिन मैं सिंपल कार्बन में डायरेक्ट बता देता हूं कि कार्बन के आसपास अगर 0 पाई बॉन्ड है तो sp3, अगर 1 पाई बॉन्ड है तो sp2, अगर 2 है तो sp। लिख लो डायरेक्टली इस चीज को, सीधा काम हो जाएगा। लिख लो 0 पाई बॉन्ड, सिंपल 0 पाई बॉन्ड, ऊपर पाई बॉन्ड लिख लेना, पाई बॉन्ड के बाद 0 है तो sp3, 1 पाई बॉन्ड है तो छोटा सा टेबल सा बन जाएगा, 1 पाई बॉन्ड है तो sp2, 1 पाई बॉन्ड है तो sp2, 2 पाई बॉन्ड है तो sp। बस सिंपल, खेल खत्म, फिनिश। कोई भी क्वेश्चन तहस नहस कर देंगे हम इस चीज से, दिक्कत ही नहीं है ना। इसमें अपने को पता क्या है, जैसे इस क्वेश्चन में तो फिर भी सारे हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो इसमें दूसरे जो जेन्युइन तरीका होता है विदाउट ट्रिक भी कर सकते हैं, पर ठीक है अभी ट्रिक की बात करेंगे, क्योंकि देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे वर्क करती, क्या करते हैं, वो तो डिटेल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है, तो वो तो ठीक है, वो तो होगी, तो उसमें अपन क्यों जाएं। अभी तो अपन जो ऑर्गेनिक से रिलेवेंट है वो बात कर लेते हैं। अब जैसे हमारे पास ये है, ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है ये वाला, हाँ भाई इसका नाम जानते हो क्या, कोई जानता है इसका कॉमन नेम क्या बोलते हैं इसको, एनीवन? इसका जो नाम है वो कोटा के लाइक काफी रेनाउंड कोचिंग जो है, मतलब एटीपी स्टार के अलावा, हाँ इसका नाम है एलीन, उससे रिलेटेड है एलीन, इसका नाम है एलीन, जिसमें 2 पाई बॉन्ड क्या आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। काफी फेमस मॉलिक्यूल है एलीन। एलीन में जल्दी से, अब देखो ये कार्बन है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। हाँ भाई सभी सामने देखो, यहां बोलो ये कार्बन जो है इसका क्या आएगा, sp2, बोलो क्या आएगा, ये इसका क्या आएगा और इसका क्या आएगा। बस तो एक क्वेश्चन आया था एक बार, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन एडवांस में आया था, इनफैक्ट एडवांस में आया था ये क्वेश्चन आया था कि भाई C3H4 दिया था, एलीन का स्ट्रक्चर नहीं दिया था, और स्ट्रक्चर नहीं दिया था, स्ट्रक्चर देने के बाद तो बहुत आसान हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर देने से पहले कि भाई ये एलीन है, C3H4 है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन्स आर रिस्पेक्टिवली कौन कौन सी है, sp एंड sp2, sp2 एंड sp3, इस तरह से क्वेश्चन आया था। अब आपको लग रहा होगा इतना मजाक, लेकिन क्या है कि कईयों को स्ट्रक्चर नहीं पता होगा ना,
स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो वो वाली बात है। तो ये हाइब्रिडेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं जल्दी से कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें आपको हर कार्बन की हाइब्रिडेशन बतानी है, चेक करना है ना, ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए साथ साथ, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है, मतलब क्लियरली बनता है। ये डॉट, ये माथे की बिंदिया है। अरे ये क्या है, ये कार्बन है। मतलब ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जब लगातार दो पाई बॉन्ड है ना, तो यानी उसके बीच में एक डॉट है, तो मतलब वो कार्बन है। ये पर्टिकुलरली इस पे फोकस क्यों कराया गया है, क्योंकि जो एक हमने जैसे बताया था ना आपके लिए कि प्रॉपर एनालिसिस किया हम लोगों ने, कि जो लास्ट के 3 साल के पेपर हैं, जो भी जेई के जो भी करंटली हुए हैं, उनको तो देखा ही है। देखो एडवांस में कोई डायरेक्ट पैटर्न नहीं है। एडवांस की अगर बात करें तो उसके अंदर तो क्या है, मिक्स्ड क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरह के आते हैं, वो तो अलग ही चीज है, वो तो उसके लिए कैपेबिलिटीज बाद में आती है। लेकिन अगर जेई मेन की बात करें तो इसमें इससे क्वेश्चन कई सारे आए हैं। ये सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन आया था, जिसमें दिया हुआ था इस तरीके से कि भाई ये ए है, ये कार्बन, ये बी है और ये सी है, बताओ ए बी और सी का हाइब्रिडेशन। तो ऑप्शन दे रखे थे sp2 sp2 sp3 एंड सॉर्ट ऑफ। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम अपनी प्रिपरेशन को फोकस्ड रखते हैं ना, हम ऐसे मैजिकल रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब मैजिक होता है। और ये मान लो, मतलब मैं क्लियरली आपको बताना चाहूंगा कि एटीपी स्टार बनाया ही इसलिए है, फोकस्ड अप्रोच। क्योंकि यार ये बताओ, मतलब मैं खुद भी एक कोचिंग में पढ़ता था कभी, और सब कुछ था ही, तो हमको क्या एक नया करने का क्या था? सिर्फ पैसा तो मोटिवेशन होता नहीं, सिर्फ वो नहीं होता। ऑनेस्टली बोल रहा हूं, आप थोड़ा टाइम काम कर लोगे पर लगातार मेहनत नहीं कर सकते, सालों साल लगते। तो क्यों? तो फंडामेंटल पर्पस यही था कि बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा समय मैंने देखा हमारा टाइम वेस्ट हो जा रहा है, और जो काम की चीज है उस पर फोकस नहीं किया जा रहा, बहुत सारा कराया जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो समय है, जैसे मान लो हमारे पास 100 आवर्स है, 100 आवर्स में से मान लो अपन ने 40 घंटे वेस्ट कर दिए, या 40 घंटे उन चीजों पे लगा दिए जिनमें क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, तो भाई फिर तो आपका टाइम वेस्ट हो गया ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपका पढ़ाई, हर सब्जेक्ट में आपकी अप्रोच, वैसे तो हमने हर टीचर को बोल रखा है क्लियरली कि भाई पूरी फोकस्ड अप्रोच रहनी चाहिए, और आई थिंक होगी भी, है ना। लेकिन बात यह है कि आपकी खुद की भी फोकस रहनी चाहिए, जैसे अपन ये कर रहे हैं पर्टिकुलरली, क्योंकि इससे क्वेश्चन देखा गया है डायरेक्टली, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, वही तो ये है। देखो पूरा अगर मैं आपको दिखाऊं
तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइक हर सब्जेक्ट में वी आर डूइंग समथिंग लाइक दिस। आपको मैं शेयर करूंगा कि ये हमने टाइप बना रखे हैं। अगर आप इसको देखोगे तो इसमें टाइप 1 है, टाइप 2 है। ये आपके लिए नहीं है, ये टीचर्स के लिए है ना। अच्छा चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे है ना। तो इसमें पूरा कैटेगराइज्ड है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं और पूरा पैटर्न है इसमें। इसमें दिख रहा है कि भाई, तो पढ़ाना इसी पे निर्भर है। इसमें हमें दिख रहा है कि भाई क्वेश्चन जो आए हुए हैं आईयूपीएससी में, आईयूपीएससी नेमिंग में, या तो वो एल्कीन एल्काइन के आए हैं, या वो पॉली फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं ना अपने, 2-3 आ गए, 2 या 3 मैक्स, उसके क्वेश्चन आता है, या एरोमेटिक की नेमिंग आती है। तो ये बताओ, अपन इसी पे फोकस करेंगे ना पूरा। सिमिलरली ये जो हाइब्रिडाइजेशन वाली अगर बात करें, डिग्री से कोई क्वेश्चन नहीं है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से भी डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन है, ये 2021 में ही 2 आ रखे, ये 26 फरवरी को और फिर मार्च में आ रखा है। तो हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। ये एलीन में ही एक कार्बन एक CH3 और लगा दिया, ये क्वेश्चन आ रखा है। और ये वाला इसी में बस थोड़ा सा चेंज था, अगर हम देखें तो दिख रहा है आपको सेकंड क्वेश्चन, है ना। ये लगभग ऐसा ही क्वेश्चन आया था। तो आप समझ रहे हो ना कि अप्रोच आपके लिए बहुत सोच समझ के अपन ने डिसाइड कर रखी है, ताकि आपकी पूरी तैयारी फोकस्ड रहेगी। बस जो कहा जाए बस वो करते रहो। लिटरली बता रहा हूं, मुझे विश्वास नहीं था कि बच्चा इतना इंप्रूव कर सकता है, बट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने सही में काफी अच्छी परसेंटाइल इंप्रूव की है। अभी एडवांस में क्या होगा अभी तो पता लगेगा, पर एक स्टूडेंट था और उसका जो एग्जाम था उसकी 67 परसेंटाइल तक थी। उसका तो मेरे को प्रॉपर पर्सनल एग्जाम्पल देखा मैंने, और 67 से 99 तो नहीं पहुंचा, वो 97.58 पहुंच गया वो बच्चा 67 से। हर सब्जेक्ट में उसने डिसेंट इंप्रूव किया, काफी अच्छा इंप्रूव किया। तो यानी बच्चे कर सकते हैं, करते हैं, होता है। तो बस वो आरबीसी बैच में था, जो आरबीसी एक क्रैश कोर्स होता है ना हमारा, रैंक बूस्टिंग कोर्स, सुना होगा शायद आपने, तो उसका था वो स्टूडेंट। ओके, तो चलो जी इसको कर लेते हैं अपन जल्दी से, आओ, है ना। ये होती है एक क्वेश्चन अगर आया तो ये पक्का हो गया, ऐसे ही पक्के करते चलेंगे क्वेश्चन। और पता है जब अपने को फील आ जाती है ना कि हाँ यार ये क्वेश्चन आया तो मैं निपटा दूंगा, सही कर दूंगा, तो धीरे धीरे अपने को फील आ जाती है कि हाँ यार जो 75 क्वेश्चंस अगर एक बार चॉइस को हटा दें तो 75 में से अपने को एक एक क्वेश्चन जब होता हुआ दिखना शुरू होता है, बस कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं पूरा ऐसे ही मुझे फील आती थी, मतलब मैं अपना बताऊं तो मैं ऐसे ही देखता था कि यार इतने क्वेश्चन आएंगे और इतने क्वेश्चन में से अब मेरे इतने क्वेश्चन तो पक्के ठीक है, फिर इतने ठीक है जिन पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि गलत हो ही नहीं सकता, बस फिर तो कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जाता है। ऐसे ही होगा, ऐसे ही करते जाओ, एक एक क्वेश्चन पक्का करते जाओ हर सब्जेक्ट का कि यार इससे ये क्वेश्चन आता है, इस टाइप का आता है और ये मेरे को बिल्कुल बढ़िया से आता है। बस इट्स सिंपल। बाकी सब धारणाएं मेरा क्या परसेंटाइल था, क्या था क्या नहीं था, भाड़ में जाए, छोड़ो उस चीज को। आओ बेंजीन की बात करते हैं। बेंजीन में ये बताओ, ये जो पर्टिकुलर कार्बन अगर हम देखें, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये सारे के सारे क्या होगा? हाँ, सारे के सारे क्या होंगे? sp2। और तरीका मैंने बताया ना, आप गोला लगा दो, मैं तो ऐसे ही करता था जब मतलब पहले एज अ स्टूडेंट, टीचर में तो डायरेक्टली दिख जाता है, पर लेकिन एज अ स्टूडेंट मैं ऐसे लगाता था, दिखता था अच्छा एक पाई बॉन्ड को कट किया इसने, यानी ये इसका था, ये किया, एक पाई बॉन्ड कट किया, यहां पे इसने एक को कट किया, एक को कट किया, जहां जहां एक को कट किया इसका मतलब क्या हो गया? sp2 हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये इसने कितने को कट किया? एक को, क्या हुआ? ये sp2, ये वाला sp2, ऐसे ऐसे बना लो, है ना। अब देखो ये कार्बन को मत भूलना ये को मत भूलना, क्योंकि लीनियर है ना, तो लीनियर है तो यहाँ पे कई स्टूडेंट इस कार्बन को भूल ही जाते हैं। अरे भाई ये सिंगल बॉन्ड है तो इसके बाद बीच में कुछ तो रहा होगा, तभी तो ट्रिपल आया, है ना। तो यहाँ पे ये क्या होगा? sp, ये भी क्या होगा? sp, है ना। अच्छा इसका बताओ भाई सभी लोग, sp2 बोलो सभी। यहां पे इसका क्या होगा? sp होगा, ठीक है, sp होगा, तो 2 पाई बॉन्ड है ना, यहां पे क्या है? sp2, और ये वाला क्या है? sp3, सही है। अच्छा अगले वाले की अगर हम बात करें तो भाई यहां पे सारे के जो है ना, ये एक्सेप्ट दिस क्या है? sp2, सारे के सारे sp2 है। ऊपर वाला जो CH3 है वो क्या है? sp3, वो कार्बन sp3 है। ओके, इसमें सारे नहीं बता रहे अपन, यही बता रहे हैं, वैसे सारे बता भी तो कोई दिक्कत नहीं है हाँ भाई ये वाले सारे क्या होंगे? sp2, सारे के सारे क्या है? क्लियर है ना सभी को? यहां पे क्या होगा? sp2, और यहां पे बस sp2 की दुकान लगा रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे sp2। चलो जी ये हो गया, डन हो गया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, अब चलते हैं जिंदगी में आगे। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट DBE, या इसको DU भी बोल सकते हैं,
या इसको IHD भी बोल सकते हैं, कई सारे नाम है इसके, है ना। देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, वैसे इसी को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोला जाता है, इसी को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोला जाता है, ठीक है। और इसी को इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, इसका नाम है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, पता होना चाहिए। पता है क्या होता है कि कई बार मान लो क्वेश्चन में ये ना पूछ लिया, IHD बोल दिया कि बताओ भाई IHD क्या है, टेंशन में आ गए कि ये तो सुना नहीं था, इसलिए थोड़ा सा पता होना चाहिए, राइट। अब देखो ये हमें किस बारे में बताता है, क्या फंडा क्या है इसका, क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो बात करते हैं। तो यार देखो जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे ये है पहले ऑब्जर्वेशन, जैसे ये है, और ये जो dB है ना, ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या हमें बताती है मैं बताऊंगा, डिफाइन करूंगा। यहां पे इसका dB वैल्यू है 0, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका 0 है, क्यों है आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे। ऐसा कोई कंपाउंड है या मान लो ऐसा कुछ है तो इसका dB वैल्यू आ रहा है 1, ठीक है भाई। अब इसके बाद आगे चलते हैं, मान लो हमारे पास है कुछ ऐसा, या हमारे पास है कुछ ऐसा, या हमारे पास है कुछ ऐसा, तो यहां पे dB वैल्यू आ रहा है 2। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भाई मान लो हमारे पास कुछ ऐसा है या हमारे पास कुछ ऐसा है, तो इसका dB वैल्यू आ रहा है 4। अब देखो 1 2 3, अच्छा यहाँ 3 हो गया, एक सेकंड ये एक और लगा लेते हैं, है ना। हाँ जी, अब देखो तो यहाँ पे आया 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, वैसे मुझे 3 वाला एग्जांपल लेना था, गलती से 4 का आ गया, पर चलो कोई नहीं। तो यार ये वैल्यू अपने को क्या बता रहा है, देखो पहली चीज तो अपने को साफ दिख रही है कि भाई ये जो वैल्यू है ना, ये हमें एक चीज तो ये बता रही है कि ये रिंग आ रखी है, यानी रिंग से कुछ रिलेशन है, रिश्ता कुछ रिंग से है। दूसरा दिख रहा है कि पाई बॉन्ड, यानी जहां पे ना रिंग है ना पाई बॉन्ड है, जहां पे ना रिंग है ना पाई बॉन्ड है, वहां dB कितना आ रहा है 0, यानी dB वही आएगा जहां पे रिंग होगी या पाई बॉन्ड या दोनों। अब यहां पे रिंग आ गई, dB वैल्यू कितना आ रहा है 1, यहां पे पाई बॉन्ड आ गया, dB वैल्यू कितना आ रहा है 1। तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, देख के समझ जाए कि हाँ कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। यहां पे अगर देखें तो रिंग भी है, एक पाई बॉन्ड भी, कितना आया 2, यहां पे देखो 2 पाई बॉन्ड, कितना आया, यहां पे देखो पाई बॉन्ड कितना है, अब यहां पे देखो पाई बॉन्ड कितना आ रहा है 4, 1 2 3 4 पाई बॉन्ड आता है ना। इसके बाद यहां पे देखो 3 पाई बॉन्ड एक रिंग, क्या हो गया 4, बस। यानी dB वैल्यू पहली चीज तो ये पता लग गई कि ये वैल्यू हमें क्या बता रही है, नंबर ऑफ रिंग प्लस पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ रिंग प्लस पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये बताओ ये वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है, चलो निकालना तो आपको समझ में आ गया, सिग्निफिकेंस क्या है। तो यार देखो जितनी वैल्यू बढ़ेगी, जैसे मान लो आपको स्ट्रक्चर नहीं पता और आपको dB वैल्यू पता है कि भाई 3 है इसकी, तो अगर 3 वैल्यू आई, या मान लो एक बार 3 छोड़ो, dB वैल्यू मान लो 1 है, तो 1 आते ही आपको अंदाजा लग गया कि भाई 1 या तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है या क्या हो सकती है, रिंग। यानी dB वैल्यू हमें स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया देता है। तो dB वैल्यू टेल्स अस, गिव्स अस, अभी लिखो मत, गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर। ये इसका रोल है, ये इसका फायदा है। अगर स्ट्रक्चर हमारे सामने है तो वैसे बताऊं तो dB का कोई खास रोल नहीं बचा, मतलब स्ट्रक्चर ही आ गया तो हम क्या कर लेंगे इससे। इसका मेन रोल तब है जब हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उससे कैसे निकालेंगे वो अपन बात करेंगे, ठीक है ना, वो अपन बात करेंगे, उसका फॉर्मूला है एक सिंपल, वो अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। और तो dB वैल्यू का पता लग गया आपको कि भाई ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें ये किस बारे में बता रहा है, हमें बता रहा है कि भाई कितना इसमें। अच्छा एक और चीज बताना चाहूंगा, यहां पे देखो, अब थोड़ा सा डीप में बात करते हैं कि यहां पे देखो, यहां पे कार्बन पे जितने जितने हाइड्रोजन आ सकते हैं ना मैक्स, वो आ रखे हैं। यहां 3 आ सकते हैं, यहां 2 आ सकते हैं, मैक्स आ रखे हैं। यहां पे अगर आप चेक करोगे तो यहां पे हाइड्रोजन जो है ना कम हो गए, क्यों कम हो गए, पाई बॉन्ड आने की वजह से, यानी ये हाइड्रोजन की क्या आ गई इसमें, डेफिशिएंसी। तो इसीलिए इसको इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी बोलते हैं, यानी इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, ठीक है। तो पहली चीज तो लिख लो, dB वैल्यू, dB वैल्यू टेल्स अस, dB वैल्यू टेल्स अस अबाउट, dB वैल्यू टेल्स अस अबाउट डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, dB वैल्यू टेल्स अस अबाउट डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी के बारे में बताता है। अगला लिखो, अगला लिखो, dB इज इक्वल टू, dB इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल रिंग्स
नंबर ऑफ इंडिविजुअल रिंग्स प्लस पाई बॉन्ड्स, प्लस पाई बॉन्ड्स। ये इंडिविजुअल रिंग का क्या खेल है वो मैं आपको बताता हूं अभी जल्दी से क्वेश्चन से, है ना। तो ये तो हो गया जो मैंने बोला ना, इंडिविजुअल रिंग प्लस पाई बॉन्ड। ये तो है डीबी कैलकुलेशन यूजिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर दे रखा है तो भाई ये कर लो, बात बन जाएगी, है ना। इसको जल्दी से लिख लो, फिर क्वेश्चन करेंगे। इसमें तो सीधा क्वेश्चन का खेल है। अब इसके बाद क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं सीधा। क्या क्वेश्चन है? कैलकुलेट डीबी। पहले लेकिन कैलकुलेशन यूजिंग स्ट्रक्चर कर रहे हैं, फिर अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे आएंगे। तो स्ट्रक्चर पे जल्दी आते हैं। स्ट्रक्चर पता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर से वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं आजकल। अभी रिसेंटली आया था, वैसे आज तक नहीं आया था, लेकिन अभी रिसेंटली एडवांस्ड की अगर बात करें तो उसके अंदर एक पार्ट आया था जिसमें था कि इसका जो ओवरऑल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो क्या है, स्ट्रक्चर वाला भी। तो ठीक है, कर लेते हैं पहले डिग्री ये वाला स्ट्रक्चर वाला। तो आप भी लिखते रहो, करते रहो, मैं भी बता दूंगा। और इंडिविजुअल रिंग का क्या मतलब है वो भी बता दूंगा आपको। देखो स्टार्ट करते है ना, मतलब मैं भी हेल्प करता रहूंगा आपकी, ताकि आपका फ्लो बेटर होता जाए। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो, आपकी मर्जी है, पहले रिंग देखना है या पहले पाई बॉन्ड देखना है, जिसको भी पहले देख लो। पहले जैसे हम पाई बॉन्ड देख लेते हैं, बताओ जल्दी से इसमें कितने पाई बॉन्ड है? अरे बोलो, 5 आ रहे हैं, वेरी गुड। अब 5 इसमें आ रहे हैं, 5 और रिंग कितनी आ रही है? 2। अब इंडिविजुअल रिंग का यहीं पे मैं मतलब समझा रहा था। इंडिविजुअल रिंग का मतलब ये कि भाई एक रिंग ये है, एक रिंग ये है। अब कहने को तो एक रिंग ये भी तो है ना बड़ी, है ना। तो इंडिविजुअल रिंग का कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी रिंग जिसके अंदर कोई और रिंग ना हो। नहीं तो स्टूडेंट क्या कर सकता है, ये हो गया, ये हो गया, और फिर चमत्कारी हूं मैं, चमत्कारिक प्रवृत्ति का बच्चा, वो क्या करेगा, वो ये भी सर ये भी ले लेता हूं, है ना। तो वो नहीं करना है। इंडिविजुअल का मतलब है उस रिंग के अंदर कोई और रिंग ना हो। ठीक है भाई, तो इससे अपने को दिख गया। यहाँ पे इसका डीबी बोलो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है सभी का? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब देखो ये जो कंपाउंड्स हैं, बेसिक्स में आपको बाइसाइक्लो वगैरह बताया था क्या? अच्छा चलो कोई नहीं, मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। हाँ अच्छा, वो तो अलग बात है। यहां अभी नहीं बताया, राइट। मैं कुछ एज्यूम नहीं करूंगा कि आपको ये बताया वो बताया, मैं इसलिए अपना एक अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, राइट।
ताकि क्या है ना, जिसका बाय द वे कुछ भी रह भी गया हो तो वो हो जाएगा कवर। तो देखो ये जो कंपाउंड है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है। बाईसाइक्लो का मतलब ये नहीं होता कि जिसमें 2 ही रिंग है तो वो बाईसाइक्लो हो गया, नहीं, ऐसे तो इसमें भी 2 रिंग है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉमन, हाँ इसमें भी बाईसाइक्लो है, ये भी बाईसाइक्लो है वैसे, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर क्या है कि इसमें ब्रिज्ड बाईसाइक्लो है। ये फ्यूज्ड है, ये ब्रिज्ड है। मैं थोड़ा सा बताता हूँ फंडा क्या है। देखो यहाँ पे ये रिंग नंबर 1 है और ये रिंग नंबर 2 है। अब ये जो बीच में है ना, ये जो बीच वाला आपको दिखाई दे रहा है, इसको एक बार थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूं, उससे आपको फील आ जाएगी। हाँ तो ये पुल की तरह है, दिख रहा है पुल, थोड़ा सा बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ है ना। अब इसमें बताओ रिंग नंबर 1 और रिंग नंबर 2 में कितने कॉमन एटम आ रहे हैं? कॉमन कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। ये इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? सी, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर बाईसाइक्लो है, यानी बाईसाइक्लो का मतलब ये होता है कि जिसमें 2 रिंग्स हैं। कितनी रिंग्स हैं? 2, लेकिन 2 रिंग्स में कॉमन एटम होना चाहिए। एटलीस्ट 1 एटम मस्ट बी कॉमन, है ना, एटलीस्ट 1 एटम मस्ट बी कॉमन। यहां पे जस्ट चेक करो, इसमें कितने एटम कॉमन है? 2। यहां कितने? 3, है ना। अब इसमें 2 टाइप होते हैं, ये होता है फ्यूज्ड और ये होता है ब्रिज्ड। ब्रिज्ड में और फ्यूज्ड में डिफरेंस ये है कि यहां पे ब्रिज बन जाता है, यानी कॉमन एटम 2 से क्या होते हैं? ज्यादा। 2 होते हैं तो उसको फ्यूज्ड बोल देते हैं। यहां पे 2 एटम कॉमन है, यहां 3 आ गए या 2 से ज्यादा हो गए तो वो क्या हो गया? ब्रिज्ड हो गया। तो ये जो है पर्टिकुलर कंपाउंड, ये है ब्रिज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड। ब्रिज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड, इतना तो पता होना चाहिए बाईसाइक्लो के बारे में, है ना। अब इसमें एक चीज आपको बता देता हूं कि इसमें जो ए और सी है ना, ए और सी, ये जो एटम होते हैं इनको बोलते हैं, हाँ, ब्रिज हेड एटम्स। ब्रिज हेड एटम्स, ए एंड सी की बात कर रहा हूं, ब्रिज हेड एटम्स। सही है क्या? तो ये बताओ यहां पे अगर हम बात करें ब्रिज हेड एटम्स की, तो इनको ब्रिज हेड बोला क्यों गया? भाई सीधी बात है, हेड का मतलब क्या है? स्टार्ट, सिर से अपनी स्टार्टिंग होती है एक तरह से देखा जाए तो, है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ए और सी एक तरह से स्टार्टिंग है। इमेजिन करो इसमें अपने गाड़ी लेके जानी है इस पुल के नीचे से, तो यहां पे स्टार्टिंग करोगे तो सी से हो सकती है या ए से हो सकती है, तो इनको इसलिए ब्रिज हेड बोला जाता है। तो ये टर्म अपने को पता होना चाहिए कि ब्रिज हेड क्या है। बाकी डीबी वैल्यू आसान है, कितनी रिंग आ रही है इसमें? 2 दिख रही है साफ साफ, तो डीबी वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर है? डाउट है कुछ? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो क्या होता है कि रिंग, मतलब जैसे इसको तुम भूल जाओ एक बार के लिए, ये नहीं है, तब एक रिंग है। अब ये आया तो रिंग बढ़ गई ना, एक नहीं है, वो अलग है, बस थोड़ा 3D में चला गया। इमेजिन करो 3D में नहीं है, चलो अब सीधा हो गया, फिर तो तुम बोलोगे है, तो सिर्फ इसके ऊपर उठने से रिंग कैसे खत्म हो गई, है ना। तो ये बात है। तो यहां पे ये पूरी एक नहीं है, ये एक अलग मानोगे, इसको अलग मानोगे, राइट। और इंडिविजुअल बोला ना मैंने, तो इसलिए वो ओवरऑल जो तुम सोच रहे हो वो तो वैसे भी कंसिडर नहीं होगी, है ना। ओके, तो यहां पे कितना आ गया? 2 आ गया। अब देखो ये ब्रिज हेड है यहां पे, पर उसका एंगल अलग है, तो इसको थोड़ा फील करना, समझना। देखो ये कट नहीं कर रहा इसको, अब मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। ये कैसा है? ये ऐसा है, नहीं चेयर वाला टाइप का नहीं है, अलग है थोड़ा सा। पर मैं कहने चाह रहा हूं कि यहां पे अगर हम बात करें तो इसको देखो ध्यान से, तो ये जो बॉन्ड है ना, ये आगे है, और जो पीछे आपको पतली लाइन दिख रही है ना, वो कट नहीं कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा 3D में इमेजिन करो, तो ऐसा है, वैसे ये ऐसा है, इसी का ये टॉप व्यू है। इसी को अगर ऊपर से देखेंगे ना, ड्रोन अगर ऊपर छोड़ देंगे तो वहां से जो व्यू आएगा वो कौन सा होगा? ये। और इसी में अगर यहां से देख रहे होंगे हम लोग, यहां से, तो कैसा दिखेगा? ऐसा। तो ये और ये दोनों क्या है? सेम है ना। तो यहां पे अगर हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखें तो कितने आ रहे हैं? 3। और रिंग कितनी आ रही है? 2 कैसे? अब कईयों को ये लग रहा होगा सर ये रिंग, ये मैं बता रहा हूं ना, कट नहीं कर रहा ना यहां, तो 3 नहीं है, 2 ही है। यहां पे तो दिख ही रहा है ना आपको क्लियरली, वहां पे नहीं दिख रहा होगा, पर आप समझ जाओ। तो एक रिंग ये वाली है, एक रिंग ये वाली है। तो इसमें डाउट आता है स्टूडेंट्स को, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया। ये वाला इसी का ये दूसरा व्यू है। यहां पे ये 3 पाई बॉन्ड है, 1 2 3, है ना। तो इसको इमेजिन कर सकते हो किस तरीके से, एक फिसलन पट्टी यहां पे जिसमें फिसलते हैं ऐसे, एक फिसलन पट्टी इधर है, और बीच में ऐसे ऊपर ऐसे लगा हुआ है, बस।
तो रिंग दो जो बोल रहे हैं वो कौन सी दो रिंग है? एक तो ये वाली रिंग है और एक इधर वाली रिंग है ना। इसमें देखोगे डायरेक्टली तो तुम्हें ये भी लगेगी, पर ये है नहीं, ये एक दिखने में लग रहा है इस तरह से, जैसे कि ये पुल यहां पे, पर पीछे एक रोड जा रही है और ऐसा लग रहा है कि कट रहे हैं, पर ऐसा होता थोड़ी है, वो तो उसके पीछे होता है। ओके, अच्छा अब देखो यहां पे भी आपको इंडिविजुअल रिंग्स का मतलब समझ में आएगा अच्छे से। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 कितनी हो गई? 4। अगर वैसे देखो तो डाउट आ सकता है ना, सर ये बड़ी रिंग भी तो है, ये भी तो है, फिर तो पगला जाओगे, कितनी सारी रिंग दिख जाएंगी, अच्छा ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, तो बेवड़ापंती नहीं करनी है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे नंबर ऑफ रिंग इंडिविजुअली 1 2 3 4। पाई बॉन्ड्स देखो 1 2 3 4 5 6, हाँ तो बोलो कितना है वैल्यू? 11। सभी का सही है क्या? बहुत बढ़िया। अब इसको करो जल्दी से। देखो यार एवरीवन, ये बताओ ये गोला जो बना है, ई गोला, कितने पाई बॉन्ड है इसमें? अरे बोलो। हाँ, तीन 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 मिला के कितने हो गए? 12। और रिंग कितने हो गए? 4 या 5? 5 है। देखो ये 4 तो दिख रही है सभी को, 5वीं की ये है भैया, ये इस रिंग के अंदर कोई भी रिंग नहीं है, नहीं है भैया, नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी रिंग आ गई। इंडिविजुअल रिंग का मतलब क्या है कि भाई जिस रिंग के अंदर कोई और रिंग नहीं हो। आपको अगर फील करना है इस चीज को तो फील ऐसे करो कि भाई इमेजिन करो ये बॉन्ड नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो भाई तब भी आपका तो फिर अगर 4 ही मानते तब तो सही होता। अब ये आया तो भाई गोला एक्स्ट्रा बना ना, तो इससे दिख जाएगा कि हाँ चलो एक एक्स्ट्रा आ गया। तो कितना वैल्यू आया इसका? 17 आ रहा है क्या? चलो ठीक है। अब देखो अब 3D में इसका नाम क्या है? क्यूबेन। क्यूब जैसा स्ट्रक्चर है और रियल में भी ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है ना। तो एक क्यूबेन जो है ना, क्यूब को आप समझिए और आप जान रहे हैं कि भाई ये जो है ना आगे वाला जो है ये पीछे वाले को काट नहीं रहा है। तो 3D स्ट्रक्चर्स में मैं आपको सिंपल बता देता हूं डायरेक्ट कैसे करोगे इसको। इसमें मान लो 3D स्ट्रक्चर है तो उसमें नंबर ऑफ फेसेस मान लो NF मान लेते हैं, नंबर ऑफ फेसेस ये मान लेते हैं। 3D स्ट्रक्चर क्यूबेन हो गया, प्रिज्म जैसा हो गया, तो उसमें नंबर ऑफ फेसेस अगर इतने हैं तो जो डीबी वैल्यू होता है वो NF-1 होता है। क्या होता है? NF-1। ठीक है, इसको प्रूव कर देंगे कि ऐसा क्यों आया, वो प्रूव कर लेंगे अपन फॉर्मूला से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। पर अभी के लिए आप ध्यान रख लो इसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने आ रहे? 6। क्यूब में कितने होते हैं? 6 फेस होते हैं ना यार। तो वैल्यू कितनी आएगी? 5। वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है भाई। अच्छा एक चीज आपको और बता देता हूं जो इसके साथ जाननी जरूरी है, वो है कि मान लो जैसे बेंजीन है यहाँ पे, या ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल COOH है और यहाँ पे CN है और यहाँ पे CHO है। अब बताओ जल्दी से इसका डीबी वैल्यू सही बताना, जल्दी कोई दिक्कत नहीं, लिख लो और बता दो। जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, सही बताओ। हाँ 5 आ रहा है क्या? देखो 1 2 3 4 5। साइनाइड के अंदर C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। क्या होता है? C ट्रिपल। तो इसमें पाई बॉन्ड छुपा हुआ है, तो छुपी हुई चीजों को ध्यान रखो भैया, है वो भी तो यहाँ पे छुपे हुए बॉन्ड्स जो है उनका ध्यान रखना जरूरी है। CHO है तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है तो C डबल बॉन्ड OH है ना, तो उनका ध्यान रखना, ख्याल रखना बेहद आवश्यक है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये फंक्शनल ग्रुप के साथ भी आपको दे सकते हैं, है ना। एक चीज अपने को करनी होगी, लिख लो जल्दी से, इसको भी खत्म करेंगे, नहीं तो फिर IUPAC भी करना है अगले 2 लेक्चर्स में, वैसे IUPAC होगा।
हाँ, तो क्या कर रहे हैं अपन लोग, लिख लो डीबी कैलकुलेशन यूजिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डीबी कैलकुलेशन यूजिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो यार, ये जैसे अपने पास है, अगर हम इसकी बात करें, ये फॉर्मूला है इसका, लिख लो जल्दी से, फिर समझाऊंगा मैं कैसे अप्लाई करना है। फॉर्मूला लिख लो जल्दी से, डीबी इज इक्वल टू सी प्लस वन माइनस ऑफ एच प्लस एक्स माइनस एन डिवाइड बाई टू। देखो यार, यहां पे C जो है ना, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर नंबर ऑफ कार्बन, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X यहां पे क्या है, हेलोजन, ठीक है ना, तो हेलोजन्स को रिप्रेजेंट X से करते हैं, ठीक है। और उसके बाद N क्या है, नाइट्रोजन, N क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन, है ना। अब कईयों के दिमाग में ये आता होगा कि भाई इसमें ऑक्सीजन कहीं नहीं है, सल्फर कहीं नहीं है, बहुत सारे ऐसे नहीं है, तो फॉर्मूले को बनाया, डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सही आएगा, समझ रहे हो ना। तो उसमें अपने को गहराई में गोते लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला है, चिल एंजॉय। तो यहाँ पे अब इसके अगर हम बात करें एक एक करके कि कैसे अप्लाई करना है, जैसे हमारे पास है C4H8Cl2, यहीं पे रियल फायदा है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया नहीं है भाई। अब अगर हमें इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने हैं तो ये बताओ हम सीधा कैसे बनाएंगे, सीधा तो मुश्किल हो जाएगा ना, हमें पता है कि गोला इसमें रिंग है कि नहीं है, या इसके अंदर पाई बॉन्ड है कि नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, तो उसके लिए डीबी चाहिए अपने को। डीबी एक बार आ गया फिर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं, है ना। और आइसोमेरिज्म में इसका बहुत ज्यादा रोल आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो मिक्स होके आते हैं कि द कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O गिव्स पॉजिटिव लुकास टेस्ट, बताओ क्या, तो यानी इसका यूज बार बार आने वाला है, खासकर इसकी हेल्प से स्ट्रक्चर बनाने का रोल। डीबी कैलकुलेशन तो ठीक है, एक रास्ता है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका बाद में आगे क्वेश्चंस में बहुत यूज आएगा, बहुत। तो भाई आसानी है वैसे, जैसे C4H8Cl2 है तो C+1 यानी यहां पे क्या आएगा 4+1 माइनस, अगर हम H की बात करें तो कितना 8, X की बात करें तो 2, N इसमें है नहीं, डिवाइड बाय 2। अब ये तो कर ही लोगे, हाँ भाई कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब इसका मतलब इसके अंदर अनसैचुरेशन नहीं है, ना ही रिंग है, यानी ना तो इसमें पाई बॉन्ड है, ना ही इसके अंदर क्या है, रिंग है, सिंपल मतलब है डायरेक्ट। अब उसमें सीधा भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकती है, वो अलग बात है, स्ट्रक्चर बनाना अलग से अपन देखेंगे, आइसोमेरिज्म में देखेंगे मेनली उसको, अभी ज्यादा डील नहीं करेंगे उसको, आइसोमेरिज्म में डील करेंगे। यहां पे अब साथ साथ अप्लाई करते रहो मेरे, है ना, साथ साथ अप्लाई करते रहो। हाँ जी, अगले वाले का भी क्या रहा है 0, यहां पे देखो क्या रहा है 3+1 माइनस ऑफ 9 प्लस एक्स माइनस एक्स तो 0 है, -1 डिवाइड बाय 2, 0 आ गया इसका भी। हाँ जी, अगले वाले का देखो, C2 बार है क्या, 9+1 माइनस ऑफ 16, 16 के बाद +1 -1 डिवाइड बाय 2, एक्स हेलोजन इसमें एक है, नाइट्रोजन इसमें एक है, ऑक्सीजन का कुछ लेना ही नहीं अपने को, है ना, तो ऑक्सीजन का तो कोई मतलब ही नहीं आया, तो इसमें आ गया 10 - 8 2 आ गया, वेरी गुड, आया क्या सभी का, है ना। तो क्या दिक्कत है, तो इससे अपने को अंदाजा लग जाता है। तो देखो जैसे ही अपने सामने वैल्यू आई, हमें कहीं ना कहीं इसके इंटरनली ये कैसा होगा वो अंदाजा लगना शुरू हो गया कि इंटरनली ये कैसा हो सकता है ना। अब इसके बाद बात करते हैं C6H6, ये तो देखते पता लग रहा है बेंजीन, ठीक है, वैसे बेंजीन के अलावा भी बन सकते हैं लेकिन मेनली बेंजीन ही होता है। यहां पे वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो आपके सामने अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आए तो आप ये फॉर्मूला लगाएं, उसके बेसिस पे आपको स्ट्रक्चर का आइडिया लगता है ना। तो लिख लो मेन पर्पस ऑफ डीबीई, मेन पर्पस ऑफ डीबीई is to, main purpose of DBE is to
give, main purpose of DBE is to give idea about possible structures, is to give idea about possible structures, possible structures. ठीक है भाई, आइडिया लग गया आपको? ओके हाँ जी, अब ये बताओ, आज का एक बार मैं समराइज कर देता हूं माहौल जो भी था आज का, ठीक है ना? और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट अगर आपका पेंडिंग है, कैसी लगी आपको क्लास वो भी बता सकते हो, और आपको भी कुछ भी पूछना है तो आप बता सकते हो, लेकिन एक बार मैं समराइज कर देता हूं, फिर आपको एंड ऑनलाइन स्टूडेंट जो भी पूछना है आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है ना? अगर कुछ भी आपको पूछना है, वैसे तो खैर आई थिंक सारा कुछ, हाँ भाई क्लियर है सभी को? भाई देखो, आज अपन ने बात करी किसके बारे में? डिग्री के बारे में। डिग्री किसका देखा पहले? कार्बन। फिर किसका देखा? हाइड्रोजन। फिर किसका देखा? अल्कोहल, बेड़ों की आन बान और शान, पहचान, दारू। उसके बाद अल्कोहल के बाद अमाइंस, अमाइंस, ठीक है। अच्छा, तो अपन ने ये देख लिया। इसके बाद अपन ने क्या देखा? हाइब्रिडाइजेशन। किसका? कार्बन का। क्वेश्चन आने के चांस होते। फिर हमने क्या देखा? डीबी वैल्यू। डीबी वैल्यू दो तरीके से देखा, एक देखा स्ट्रक्चर, एक कौन सा देखा? फॉर्मूला। और पर्पस उसका समझ में आ गया अपने को, है ना? तो बेसिकली अच्छा, होमवर्क वगैरह की डिटेल्स और आपको सारी कुछ मिल जाएंगी, है ना? वो नेक्स्ट क्लास से ही मिलनी शुरू होंगी। अभी तो जो करवाया जा रहा है इसको आप रिवाइज करें, और जो मैंने बोला था कि जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स आप साथ साथ कर लो एक बार, तो अभी उस पर फोकस करो, फिर आपको मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा, राइट? और जो जेईई मेन वाली बुकलेट्स हैं वो तो आ चुकी है एक्चुअली, जेईई मेन एंड एडवांस के भी नहीं आई है, ठीक है? तो आपको अभी प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा अलग से, और फिर जो पूरी बुकलेट होती है वो बाद में आएगी, थोड़ा सा कुछ उसको टाइम लगेगा, 5-7 दिन लगेंगे, ठीक है ना? तो मैं सोचा बता दूं आपको एक बार। तो कोई डाउट है आपको कोई भी आज के सेशन में? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं, डायरेक्ट जब हो रहा है तो क्या जरूरत है कि इनको पहले बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड तोड़ के उसको खोलो। देखो क्या होता है, एक्सपीरियंस से यही फर्क आता है, चीजों को आसान बना दिया जाता है, जितना मतलब समझ रहे हो ना, यही डिफरेंस आता है। तो वो जो मेथड था वो जब मैं भी स्टार्टिंग पढ़ाता था तो मैं बताता था, ठीक है ना, जिसमें अपन इसको जैसे ब्रेक करें वो करें। अब जब सीधा नंबर ऑफ फेसेस -1 है तो क्यों इसमें इतना तामझाम करें, किसको पहले तोड़ेंगे, इसको ओपन चेन बनाएंगे, वही वाला बोल रहा हूं, जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो रहा है, दिक्कत क्या है, चिल है, ठीक है? तो भाई ओके, नेक्स्ट अगर बात करें, पता कैसे चलेगा स्ट्रक्चर, एक स्टूडेंट है पूछ रहा है पता कैसे चलेगा स्ट्रक्चर 3D है कि नहीं। हाँ भाई, कैसे पता लगता है? एक्सपीरियंस से। प्रभनंजन बोल रहे हैं ना यार। देखो 3D स्ट्रक्चर अलग से फील आ जाती है, मतलब ये जैसे मैंने बता दिया, आज बता दिया तो आइडियल, तभी तो बताया मैंने ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि हाँ 3D कैसा होता है। ओके, ब्रिज हेड का कंसेप्ट अगर हम बात करें, ब्रिज हेड का यार कंसेप्ट एज सच कोई खास डिफिकल्ट नहीं है। ब्रिज हेड में तो आपको पता है, ब्रिज हेड समझ में आया? ब्रिज हेड में क्या है कि अगर कॉमन एटम्स आ रहे हैं तो जो ऊपर वाला टॉप मोस्ट कॉमन है और नीचे वाला टॉप मोस्ट कॉमन है, सॉरी नीचे वाला लोअर मोस्ट एंड अपर मोस्ट, वो क्या होते हैं? ब्रिज हेड। बस इतनी सी बात है ना? तो एक स्टूडेंट ने ये पूछा था। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोलो। किसी स्ट्रक्चर में अगर कॉमन नेम नहीं, कॉमन होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। जो कॉमन ऐसा कॉमन है जो सही में काम का कॉमन है वो मैं हमेशा आपको बताता चलूंगा, जो जो आते रहते हैं वो मैं बताता रहूंगा। और नाम का ज्यादा यूज अभी अपन आईयूपीएससी शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम से, तो तब से अपन ज्यादा यूज करेंगे, है ना? तो और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट अगर कॉमन नेम्स की बात करें तो एनसीईआरटी में जो दिए हुए ना, उन्हीं में से कोई ना कोई आता है, तो लेकिन अलग से रटोगे तो मजा नहीं आएगा, तो वो बाद में करना सही रहता है। अभी तो क्लास के दौरान ही याद हो जाएंगे बहुत सारे, जैसे एनिसोल है, बहुत सारे आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे, ठीक है? और किसी बच्चे को कुछ पूछना है? अनीश, आपको मटेरियल लेना है तो यार आप वेबसाइट से ले सकते हो, है ना? ओके, थैंक यू वरदान, थैंक यू सो मच। ठीक है यार बच्चों, तो यार मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर आपको मिल जाएगा जल्दी से मटेरियल, ठीक है? कौन से वाले का? कंपाउंड का नाम तो नेफ्थलीन है, इसका नाम पता है आपको?
नैफ्थलीन है, ठीक है, लेकिन इसका टाइप फ्यूज्ड है, ठीक है, फ्यूज्ड, कंफ्यूज नहीं, फ्यूज्ड है। चलो गाइस, ओके, पढ़ाई करो अच्छे से, ओके।